हाँ जी बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, फोर्स एंड प्रेशर। क्या आपने कभी सोचा है फुटबॉल को मारने पर वो मूव क्यों करता है? या फिर हाँ, आप कोई भी चीज़ ऊपर से देखते हैं वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरती है? या फिर आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को हम हाथ से दबाते हैं, नहीं दबती, लेकिन हथौड़े से मारते हैं तो टूट जाती है। कभी आपने सोचा कि आप जब कभी भी बालों को रब करते हो तो उसकी वजह से जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कागज़ के वो उठने लगते हैं? इन सारी चीज़ों का जो कारण है, इन सारी चीज़ों का जो पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, वो क्या है? बल एंड दाब, यानी फोर्स एंड प्रेशर। ये चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज का बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग चैप्टर होने वाला है। ये सबसे पहली चीज़ में मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इस चैप्टर को आपको क्या करना है? इस चैप्टर में आपको पहली चीज़ ये है कि इस चैप्टर में आपको रटना नहीं है। ये चैप्टर आपको रटना नहीं है, ये चैप्टर आपको कॉन्सेप्चुअल समझना है। कॉन्सेप्चुअल क्या है? आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज़ शुरू करते हैं फोर्स। सबसे पहली चीज़ शुरू करते हैं फोर्स। फोर्स का डिफिनीशन क्या होता है? फोर्स की डिफिनीशन होती है पुश एंड पुल। फोर्स की डिफिनीशन होती है फोर्स इज अ पुश और पुल। व्हेन यू पुश और पुल समथिंग यू आर अप्लाइंग अ फोर्स। तो यानी आपको एक चीज़ मिल गई कि अगर आप क्या करते हो, पुश करते हो, या फिर आप क्या करते हो, पुल करते हो, तो इसे बोला जाएगा फोर्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, ये प्यारी सी गाय आपको दिख रही है, तो एक बंदर आपको दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है? पुल। तो पुल का मतलब क्या होता है? पुल का मतलब होता है खींचना। तो ये देखिए क्या कर रहा है, ये खींच रहा है। पुल का मतलब क्या होता है? खींचना, यानी ये क्या कर रहा है? खींच रहा है। पुश का मतलब होता है धक्का देना। पुश का मतलब होता है धक्का देना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोनों में क्या अंतर है, पुश और पुल में क्या अंतर है। तो एक खींच रहा है और एक क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। ठीक है ना? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों को भी देखिए आप, है ना, ये जो प्यारे प्यारे से आपको बच्चे दिख रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे ये आपस में क्या कर रहे हैं? ये एक आपको दिख रहा होगा, एक, है ना, कि ये जो बालक हैं, ये लोग ये अपनी तरफ खींच रहे हैं, है ना, और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो दोनों क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पुल कर रहे हैं, है ना। ये दरवाजे को देखो, ये दरवाज़ा ओपन कर रही है बच्ची, है ना, ये बच्ची क्या कर रही है? दरवाज़ा ओपन कर रही है, यानी इस दरवाजे को इसने ओपन करके इस तरफ ओपन किया, तो दरवाज़ा इसने ओपन किया। सिंपल सी बात है। इस बालक ने भी क्या किया? इस चीज़ को क्या किया? हिट किया। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। ये बॉल भी क्या की जा रही है? किक की जा रही है, तो इसको भी अप्लाई किया जा रहा है फोर्स। इसको भी पुश किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो ये चीज़ भी क्या कर रही हैं? आप फोर्स लगा रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा, जहाँ पे पुश हो रहा है या तो क्या हो रहा है? पुल हो रहा है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्रिकेट बॉल जो हिट करते हैं, हम क्या करते हैं भाई? पुश करते हैं, मारते हैं। तो यानी हमने इसको क्या किया? ये हमने पुश किया, ये हमने क्या किया? पुश किया। उसके बाद देखा पियर्सिंग अ पिन ऑन द पेपर। आप क्या करते हो? यानी आप पिन लगाते हो या फिर आप नेल उखाड़ते हो। जब कोई भी नेल आप निकालते हो दीवार से, तो आप पीछे की तरफ खींचते हो, जबकि उसमें पीटते नहीं हो, पीछे की तरफ खींचते हो, है ना। अच्छा, दरवाजे को जो आप ओपन करते हो, तो यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप दरवाजे को जब ओपन करते हो तो दोनों चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि आप दरवाजे को ओपन कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये पुल, है ना। और एक दरवाजे को आप बंद कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? पुश हो जाएगा। चलिए, इतनी बात होगी। अब ये बात आते हैं कि फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, कि भाई फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। कि आपने, चलिए ठीक है, आपने फोर्स लगाया, अब उसका इफेक्ट क्या होगा? प्रभाव क्या होगा? पहला, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। देखो ये कार है, ये कार रुकी हुई है, अभी मैंने माना। अच्छा, रेस्ट का मतलब क्या है? रुकी हुई है ना। तो ये कार कहाँ है? रेस्ट पे है। कार कहाँ है? रेस्ट पे है। आप क्या कर रहे हो? इस पे, आप इस पे धक्का दे रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? आप इसको धक्का दे रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो। तो जब आप पुश करोगे, इस कार को पुश कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पे देखो ये आप क्या कर रहे हो। तो सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ समझो कि आप कार को पुश कर रहे हो, पुल नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पुश, यानी धक्का दे रहे हो। तो कार क्या होगा? हो सकता है चलना स्टार्ट हो जाए,
है ना। अच्छा, ये छोटी वाली कार है, ये मत कह देना कि सर हम तो कार को हिला ही नहीं सकते, मतलब एक सिंपल सी बात कही जा रही है ना। चलिए, अब दरवाजे को आप अपनी तरफ क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, तो दरवाजे को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पुल कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, दरवाजे को पुल कर रहे हो। तो दरवाज़ा अभी बंद था, दरवाज़ा ओपन हो गया। तो पहली चीज़ आपको पता चल गई कि कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो आप उसको क्या कर सकते हो, मूव करवा सकते हो। सेकेंड चीज़ क्या है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई चीज़ चल रही है ना, तो आप उसको रोक सकते हो। सबसे अच्छा एग्जांपल कैचिंग अ बॉल, कि फुटबॉल मान लीजिए पहले यहाँ पे फुटबॉल था, फुटबॉल है ना, फुटबॉल कहाँ था पहले, यहाँ पे फुटबॉल था पूरा का पूरा। अब जब फुटबॉल तो आपके पास आया तो आपने इसको कैच किया तो फुटबॉल रुक गया। इस बच्चे के हाथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बॉल यहाँ कहीं से आ रही थी, बच्चे ने बॉल को अपने हाथ से पकड़ लिया, कैच कर लिया, तो यानी चलती हुई चीज़ को आपने रोक दिया। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो आपको समझ में आ गई बात। चलिए अगली बात समझते हैं, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, कि फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। सही बात है कि आप फुटबॉल खेल रहे हो, आप मैच खेल रहे हो, तो अभी बॉल यहाँ पे थी, जैसे ही आपने बॉल को किक किया, हिट किया, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो एक परफेक्ट एग्जांपल आपको मिल गया कि हाँ, हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में देख सकते हैं, है ना। आलू भाई को देखो, आलू भाई क्या कर रहे हैं, फुटबॉल को किक कर रहे हैं, तो फुटबॉल जाहिर सी बात है मूव करेगी, इधर उधर जाएगी। तो आपको समझ में आ गया है ना। ये छोटू सा बच्चा है ना, मुंह बना के मार रहा है पूरा, जिस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ये आपको डायरेक्शन चेंज दिखाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड, कि फोर्स स्पीड को चेंज कर सकता है, फोर्स स्पीड को चेंज कर सकता है। क्यों, जब आप इसको पुश करते हैं, पहले पीछे की तरफ पुल करके देखो, ये क्या करते हैं आप, जब आप इसको, है ना, अच्छा ये कलर तो बेकार सा है, जब आप इसको क्या करते हैं, देखो इस चीज़ को आप क्या करते हैं, इस तरफ लेकर जाते हैं, है ना, आप क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, इसको पुश कर रहे हैं, तो इसकी स्पीड झूले की क्या हो जाती है, तेज़, तो झूले की स्पीड क्या हो जाती है, तेज़। इसी तरीके से हम लोग इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से, है ना। ये बालक धक्का दे रहा है मान लो इस तरफ, तो ऐसे इस तरफ जो हम पुश करते हैं, नचाते हैं, तो ये डेली लाइफ में आप देख सकते हैं, स्कूल में हम कर सकते हैं। ठीक, ओके। अब आते हैं कि फोर्स कैन चेंज द शेप, कि फोर्स शेप को भी चेंज कर सकता है, फोर्स शेप को भी चेंज कर सकता है। जैसा कि माउल्डिंग क्ले, है ना, ये आप देखते हैं मिट्टी का बर्तन है, या जो आपके पास क्ले होती है उसको आप माउल्ड करते हैं। माउल्ड करने का मतलब क्या होता है, नया शेप देना, है ना। ब्रेकिंग द ब्रिक्स, आप चाहे हाथ से तोड़ दो, है ना, बस ट्राई मत करना, डोंट ट्राई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वरना कुछ बच्चे ट्राई करेंगे कि सर ने बोला था ना, तो डोंट ट्राई, वरना हाथ की ऐसी तैसी हो जाएगी, डॉक्टर का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है ना, ट्राई मत करिएगा। ठीक, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या है, चपाती आप क्या करते हो, देखो ये वाली चीज़ को, ये वाली पीस देखो ध्यान से, ये वाली पीस देखो, ये कैसी है अभी, और जब आपने इसको चपाती बनाया, आपने इसको बेलने से बेल दिया बढ़िया तरीके से, है ना, तो देखो किस में कन्वर्ट हो गई, यानी शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। मिट्टी का बर्तन है, ईंटा पहला कैसा था, ये सारी चीज़ें। तो आप एक परफेक्ट चीज़ देख सकते हैं, तो रोलिंग डफ इनटू अ चपाती, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। तो यानी आपको क्या मिला, अगर आप ओवरऑल देखो तो आपको क्या मिला, आपको ये मिला कि आपकी कोई चीज़ रेस्ट पे है ना। आपको ओवरऑल अगर देखना है कि आपकी कोई चीज़ रेस्ट पे है, तो आप उसको क्या करवा सकते हो, मूव करवा सकते हो। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई चीज़ आपकी रेस्ट पे है तो आप उसको मूव करवा सकते हो, और अगर कोई चीज़ मूव कर रही तो आप उसको क्या करवा सकते हो, रेस्ट पे करवा सकते हो। हाँ सर, ये तो परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, अगर कोई चीज़ मूव करती है, अगर कोई चीज़ मूव करती है, कोई चीज़ मूव कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी स्पीड को, आप उसकी स्पीड को या तो कम कर सकते हो या ज़्यादा, यानी ज़्यादा कर सकते हो, और स्पीड क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। बिल्कुल परफेक्ट बात है। और क्या कर सकते हैं, और आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन। तो हम और क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये भी तो आपके कितने सारे पॉइंट आ गए, 5 पॉइंट ऐसे आ गए कि रेस्ट की चीज़ को आप मूव करवा सकते हो, मूव करी हुई चीज़ को रेस्ट पे ला सकते हो। उसके बाद जो चीज़ मूव कर रही है उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, डायरेक्शन को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, साथ में आप शेप तो चेंज कर सकते हो। तो इतनी सारी बातें आपको पता चल गई हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो आपका ये पूरा मैं डब्बे में पैक कर देता हूँ।
ओके चलिए, तो यहाँ तक आपको मुझे लगता है कि पूरी बातें समझ में आ गई हैं। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ कि हाउ फोर्स इज कॉज इंट्रैक्शन ऑफ टू बॉडी, कि फोर्स जो है टू बॉडी के इंट्रैक्शन से किस तरीके से दो बॉडी इंटरेक्ट करती हैं, क्या है। चलिए इसको समझते हैं वन बाय वन पूरी चीज़ें। चलिए देखिए, ये कह रहे हैं कि फोर्स इज अप्लाइड व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट। ये वाला बिल्कुल सही है कि फोर्स तब अप्लाई होता है, अभी हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट, कि दो ऑब्जेक्ट जब इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं यानी मिलते हैं, तो फोर्स अप्लाई होता है। जैसे एग्जांपल सबसे अपना पहला है फन राइड, ये झूला आपने देखा होगा फन राइड का, डॉग और बेल्ट का झूला अभी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, और स्टेपिंग आउट ऑफ बोट। इन तीनों एग्जाम्पल को वन बाय वन समझिए क्या क्या हो रहा है। इनमें ये हो रहा है कि देखिए, जैसे ये सीट बेल्ट बांधे हुए हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, सीट बेल्ट बांधे हुए हैं, ये सारे लोग है ना, सीट बेल्ट को बांधे हुए हैं यहाँ पे पूरा। तो सीट पुल अगेंस्ट द सपोर्ट, बिल्कुल सही बात है कि सीट बेल्ट जो है सपोर्ट के अगेंस्ट पुल कर रही है ना। तो जाहिर सी बात है। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में, मैं हल्का सा आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। देखिए मान लीजिए ये सीट बेल्ट है, ये यहाँ आप बैठे हुए हैं और ये आपका झूला लगा हुआ है। तो ये झूला जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई वेट होगा जिसमें आप बैठे हैं, तो ये फोर्स कहाँ लगा रहा होगा, नीचे की तरफ, और ये कहाँ लगा रहा होगा, ऊपर की तरफ, है ना। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, पहली बात ये हो गई। दूसरा, सपोर्ट बात अप्लाई अपोजिट डायरेक्शन, मैंने बता दिया आपको। दूसरा, ये डॉग एंड बेल्ट है। डॉग और बेल्ट में क्या कहानी है कि देखिए, ये आदमी इस डॉग को अपनी तरफ खींचना चाहता है, ये कुत्ता इसको इधर लेके जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, है ना। कुत्ता भागना चाहता है, आदमी उसको खींच रहा है। स्टेपिंग आउट ऑफ बोट का मतलब क्या है कि ये भी आपने गौर किया होगा, वरना जो नाव वगैरह होती है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि जैसे ही आप इस पर चल रहे होंगे, आप जैसे ही इस पर चल रहे होंगे तो आपने फोर्स कहाँ लगाया, आगे की तरफ, है ना। क्योंकि आप देखो चढ़ रहे हो, स्टेपिंग का मतलब क्या, उतर रहे हो, और जब आप उतर रहे हो तो आपका पैर कहाँ लगेगा, आपका पैर पे यानी नाव पे फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, तभी थोड़ा सा वो क्या हो जाती है, खिसक जाती है ना। ये आप गौर करिएगा। अच्छा, कैसे गौर करिएगा कि आप चढ़िएगा ज़मीन से या किसी दूसरी चीज़ पे, है ना, या हल्की कोई चीज़ लीजिएगा, एक हल्का सा टेबल लीजिएगा, जब उस टेबल से आप क्रॉस करेंगे किसी दूसरी चीज़ पे, तो हल्का सा पैर कहाँ आएगा, पीछे की तरफ आपका आएगा, यानी पीछे की तरफ आपका फोर्स लगेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। ओके, अब फिर बात करते हैं फोर्स एक्ट बोथ वे। अच्छा, बोथ वे का मतलब क्या होता है, यही कि अगर आप फोर्स लगा रहे हैं किसी चीज़ पर तो वो आपको यानी आपके ऊपर भी फोर्स लगाएगा। तो इसी का मतलब होता है म्यूचुअल एक्शन यानी एक्शन और रिएक्शन, है ना। ये आप धीरे धीरे क्लास 9th में पढ़ेंगे, हल्का सा बता रहा हूँ। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जब आप ज़मीन पे कोई बॉल को फेंक रहे हैं, तो ज़मीन पे बॉल गिरा, अब बॉल ने फोर्स लगाया और बॉल फिर से कहाँ गया, ऊपर की तरफ गया। तो ये बॉल देखो नीचे की तरफ आ रहा है, तो अभी ये बॉल कहाँ आ रहा है, अभी ये बॉल आ कहाँ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे टकराया होगा, यहाँ ज़मीन मान लेते हैं, यहाँ पे टकराया होगा तो ये कहाँ गया होगा, ऊपर की तरफ, है ना। तो इसे ही बोलते हैं हिटिंग अ बॉल ऑन अ वॉल, ठीक है ना। द वॉल पुश बैक यानी बाउंस, तो इसे क्या बोलते हैं, बॉल बाउंस। तो एक्शन रिएक्शन यानी पहले वो ज़मीन पे गिरा होगा, टकराया होगा, ज़मीन ने उस पर फोर्स लगाया तो वो ऊपर की तरफ गया होगा। दूसरा, द फोर्स कैन नॉट बी अप्लाइड बाय अ सिंगल बॉडी अलोन, है ना। तो फोर्स के लिए कम से कम क्या होनी चाहिए, मैंने पहले ही बताया कि टू बॉडी मस्ट इंटरेक्ट, है ना। कम से कम कितनी बॉडी इंटरेक्ट होनी चाहिए बेटा, दो बॉडी कम से कम क्या होनी चाहिए, इंटरेक्ट होनी चाहिए, है ना। ये देखो एक दूसरे पे आप फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे, है ना, एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, यहाँ जो हाथ की लड़ाई होती है या पंजा, एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स। ये इस पे देखो, ये इसकी बेचारी नस टाइट हो रही है, ये इसकी नस टाइट हो रही, दोनों की, है ना। कैरम आप खेलते हो, अच्छा मोर एग्जाम्पल, प्लेइंग कैरम, स्ट्राइकर हिट द क्वाइन, यहाँ से स्ट्राइकर हिट करता है, क्वाइन मूव, है ना, लगती है, स्ट्राइकर स्टॉप ड्यू टू अपोजिट, जाहिर सी बात है स्ट्राइकर क्या हो जाता है, रुक जाता है अपोजिट फोर्स की वजह से। तो ये प्लेइंग कैरम वाला भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप याद रखिएगा, ये आप डेली लाइफ में। दूसरा, नॉलेज डेस्क, है ना, नॉलेज डेस्क क्या हमारे डेली लाइफ का एग्जांपल है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट करिएगा। क्या है देखो, वॉकिंग वी पुश द ग्राउंड विद आवर फीट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम मूव करते हैं फ्रिक्शन आएगा तो हम ज़मीन को पुश करते हैं, यानी ग्राउंड को पुश करते हैं, और ग्राउंड हमको आगे की तरफ पुश करती है ना, तभी हम चल पाते हैं। अभी आपको फ्रिक्शन पता चलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वॉकिंग वाला, इसको ध्यान रखिएगा। ओके।
तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। दूसरी चीज़ ये है, कुछ बच्चे पूछेंगे सर नोट्स क्या करेंगे, तो नोट्स अभी देखते हैं, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, वरना अभी इससे ही आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ, ऐसे ऐसे वीडियो से आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आगे आते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोर देन वन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, कि अगर एक से ज़्यादा फोर्स बॉडी पे लग रहा है तो क्या होगा, उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। इफ़ टू फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, तो पहला कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि अगर दो फोर्स लग रहे हैं, पहली चीज़ तो ये मोर देन वन, कितने फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, पहले हम जनरली टू फोर्स की बात करेंगे। अगर वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, आपको मैं भी 5 रुपया दे रहा हूँ, है ना, और आपको आपके भाई भी 5 रुपये दे रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 10 रुपये हो जाएगा। यानी दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, कंबाइंड, है ना, जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है पूरा। वेट, है ना, जूम मैक्सिमम, ओके, अच्छा ठीक। अब जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा है, ये दो लोग क्या है, भाई लोग सोफ़ा उठा रहे हैं, ठीक है भाई लोग सोफ़ा उठा रहे हैं, तो ये भी आदमी 20 न्यूटन, है ना। अच्छा एक चीज़ यहाँ मैं भूल गया, यहीं पे ऐड कर लो फोर्स, ठीक है ना, फोर्स की, ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो। समझिए, दो चीज़ें ऐड कर लो, 2-3 चीज़ें फोर्स के बारे में, कि देखो फोर्स को डिनोट करते हैं एफ से, पहली चीज़ तो ये है एफ, है ना। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा, यूनिट होती है न्यूटन। क्या यूनिट होती है, न्यूटन, तो यूनिट होती है न्यूटन, कहीं अगर आपको लिख जाए मिल जाए, है ना, पहला यूनिट होती है न्यूटन। दूसरी चीज़ ये होती है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ तीर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर डायरेक्शन है, तीर का मतलब ये होता है, तभी तो फोर्स डायरेक्शन बता रहे हैं, इधर लग रहा है कि उधर लग रहा है, तो फोर्स के अंदर क्या होती है, डायरेक्शन होती है। मेरी तरफ से तीसरी चीज़ याद रख लीजिए, थोड़ा सा अलग, F इज इक्वल टू एम ए, ये आप याद रख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। M का मतलब होता है मास, कि फोर्स आप किस पे लगा रहे हो। अब जाहिर सी बात है, उस मास की वजह से बॉडी अगर चलेगी, मूव करेगी, तो उसकी स्पीड कम या ज़्यादा होगी, तो उसी स्पीड चेंज को ही क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हुए चलो, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि स्पीड कितना चेंज। अच्छा, चेंज का मतलब क्या होता है भाई, कम या ज़्यादा ना, तो स्पीड कितना घटी या स्पीड कितना बढ़ी, ठीक है ना, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये धीरे धीरे चीज़ें आपको पता चलेंगी, है ना, जैसा कि मैं एक आध एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, 1 बाय 1 एग्जांपल ये है कि पहले मेरी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर के बाद मेरी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए, इन दोनों के बीच में आप जब एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन, है ना, तो क्या होगा, स्पीड में कितना चेंज हुआ है। तो अच्छा, ये फाइनल है, तो मैंने कहा इसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल स्पीड, है ना। तो फाइनल कितनी है, 10 माइनस 5 यानी 5 आ गया। कितना एक्सेलरेशन आ गया, यूनिट होती है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, हल्का सा लिख लीजिएगा। अब जैसे ही मैं एक एग्जांपल खाली आपको करवाता हूँ ताकि आपका कहानी हो जाए। चलिए, ये आपका है 2 kg, 2 किलो का है, ठीक है सर, 2 किलो का है, और ये इसका जो एक्सेलरेशन अभी आया है 5, है ना, ये आपको दिख गया, एक्सेलरेशन आ गया कितना, 5 आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो फोर्स कितना आ जाएगा, तो मैं यहाँ इस पेन से लिखता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो कितना है, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 5, यानी 10 आ गया, यूनिट क्या आ गई, न्यूटन। इतना खाली आप कर लीजिएगा, आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए आते हैं मोर देन वन फोर्स की बात करते हैं हम लोग, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो यहाँ तक बात आ गई। देखिए, ये आदमी भी 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये आदमी भी 20 न्यूटन का, दोनों क्या हो जाएंगे, सिंपल सी बात है कि दोनों ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये है, ये 3 न्यूटन का लगा रहा है, ये 4 न्यूटन, तो सिंपली क्या हो जाएंगे भाई, सेम डायरेक्शन में, ये ध्यान दीजिएगा, सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे, ऐड का मतलब 3 + 4, और इतना 3 + 4 सबको करना आता है। इधर भाई 5, इधर देखो 5 कहाँ लग रहा है, आगे की तरफ,
ये भी कहाँ लग रहा है, आगे की तरफ। तो 5 और 3 क्या हो जाएंगे, 8। इसलिए क्या कहा उन्होंने कि 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में। तो इतनी बातें पहली खत्म हुई कि हाँ अगर सेम डायरेक्शन में लगेगा तो ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो क्या होगा। भाई दो फोर्स हैं, इक्वल फोर्स हैं, पहली चीज़ कि 2 इक्वल फोर्स हैं, 2 इक्वल फोर्स हैं, ठीक है सर। एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या होगा। तो पहले समझते हैं फिर इसकी कहानी की तरफ चलते हैं, वन बाय वन। इंटरेस्टिंग है। पहला देखो, ये 25 न्यूटन लगा रहा है आगे, है ना। ये 25 न्यूटन कहाँ लगा रहा है, इसलिए न्यूटन बताया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये 25 लगा रहा है आगे और ये 25 लगा रहा है कहाँ, पीछे। ये लगा रहा है पीछे, तो एक लगा रहा है आगे, एक लगा रहा है पीछे, ठीक है ना, पीछे। अब एक लगा रहा है आगे, एक लगा रहा है पीछे, तो बताओ नेट फोर्स कितना आएगा। तो जाहिर सी बात है यार, तुम 25 रुपया उधार ले रहे हो, है ना। मैं 25 रुपया तुमको दे रहा हूँ और दूसरा आदमी 25 रुपया तुमसे छीन ले रहा है, तो कितना बचेगा। तो जाहिर सी बात है भैया कुछ नहीं बचेगा। यानी जो नेट आएगा, नेट का मतलब टोटल, ओवरऑल, तो नेट फोर्स कितना आएगा, ओवरऑल 0 आएगा। यानी उन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया है, कैंसिल। तो इसका मतलब कोई मूवमेंट नहीं होगा भाई, जाहिर सी बात है। तो इसे ही क्या बोल देते हैं, बैलेंस फोर्स। क्या बोल रहे हैं, बैलेंस फोर्स। जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा कि ये आपस में क्या है, तराजू को ही देख लो, ये आपस में क्या है, बैलेंस, है ना। जितना इधर भाई तराजू देख लो, कहीं नहीं जा रहा, ना राइट में जा रहा है ना लेफ्ट में, दोनों क्या है, बैलेंस। तो यानी अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और इक्वल है तो उसे ही क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। ओके, अब अगला कि अगर 2 अनइक्वल फोर्स, जाहिर सी बात है इस बार क्या है, 2 अनइक्वल फोर्स हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इन्हें अनबैलेंस बोला जाएगा। अब अनबैलेंस में मज़ेदार चीज़ ये है, चलो इस फिगर से समझते हैं। अनबैलेंस में मज़ेदार चीज़ ये है, इसी एक फिगर से पूरा आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो अब खुद सोचो, ये कम है, हाँ। अब ये देखो, ये मैंने माना इस पर ये कम है ना, ये कम है, पहले ऐसे खाली समझो, ये कम मास का है, छोटा है तो कम फोर्स लगाएगा। ये ज़्यादा है तो क्या लगाएगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा फोर्स लगाएगा, है ना। ज़्यादा, ये ज़्यादा है तो बताओ किधर जाएगा। तो आपको हालांकि दिख ही रहा है कि भैया किधर जा रहा है, आपको दिख रहा है, बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि ये किधर जा रहा है, ज़्यादा वाले की तरफ। किधर जा रहा है, ज़्यादा वाले की तरफ झुक रहा है, जा रहा है। तो सेम कंडीशन ये है, 1 फोर्स इज स्ट्रॉन्गर, यानी एक ज़्यादा रहेगा, एक क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना। तो बताओ किधर जाएंगे भाई, 2 फोर्स लग रहे हैं तो हम किधर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जिधर ज़्यादा होगा उधर ही क्या होगा, जाएंगे। बात समझ में आ गई ना। चलो, जैसे कि ये 2 लोग खींच रहे हैं रस्सी, एक 40 वाला है, एक 25 वाला है, तो अभी खाली इतना बताइए कि आप किधर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है 40 वाले की तरफ ज़्यादा है तो 40 वाले की तरफ ही मामला जाएगा। तो यानी मूवमेंट कहाँ होगा, 40 वाले की तरफ होगा, है ना। इस तरीके से पूरी कहानी होती है। ये देखो 2 लोग ज़मीन पे गिर रहे हैं, तो जब गिर रहे हैं तो 50 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है और 2 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है, अभी हम आपको बताएंगे फ्रिक्शन में कि ऐसा क्यों होता है ना। इस एग्जाम्पल को आप समझिए कि देखिए 5 न्यूटन का फोर्स कहाँ लग रहा है, राइट, है ना, ये आप दिख रहा है। 5 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स कहाँ लग रहा है, राइट में। तो खुद सोचिए कि भाई किधर जाएगा। तो पहली चीज़ ही हमें पता चल गई कि सर जिधर ज़्यादा होगा उधर ही जाएगा। तो हमने पहले ही पता चल गया कि भैया ये जो मूवमेंट होगा ये किस डायरेक्शन में होगा, 1 मिनट। तो हमको पहले से पता चल गया कि ये जो मूवमेंट होगा ये इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, पहली चीज़। अब कितना होगा, पहला डायरेक्शन आपको पता चल गया, दूसरी चीज़ भाई कितना होगा। तो जाहिर सी बात है 5 रुपया बाएं तरफ लग रहा है, मिल रहा है, 3 खर्चा हो जा रहा है, तो कितना बचेगा, दोनों को माइनस करिए, है ना। सिंपल सी बात है कि आप क्या करेंगे, दोनों को माइनस, तो 5 - 3 यानी आएगा 2 न्यूटन, किधर, बाईं तरफ। तो ये चीज़ हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस और अनबैलेंस को भी हमें किस तरीके से पढ़ना है। आइए अब टाइप ऑफ फोर्स की बात करते हैं कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं, फोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो आपको पहले टाइप, ब्रॉडली फोर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब बात करते हैं 1 बाय 1 कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, फोर्स अप्लाइड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, है ना। जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं, है ना। तो ये धीरे धीरे एग्जांपल आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कांटेक्ट का मतलब सिर्फ डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट या
इनडायरेक्ट फोर्स होता है ना। जैसे मैं कहूँ कि यार मैं पेप्सी पी रहा हूँ किससे, स्ट्रॉ से, है ना, जो पाइपी होती है, तो आप डायरेक्ट पेप्सी थोड़ी पी रहे हो, आप तो स्ट्रॉ से पी रहे हो ना, तो ये इनडायरेक्ट चीज़ हो गई, ये क्या हो गई, इनडायरेक्ट चीज़ हो गई, है ना। ये इस तरीके से आपको समझना है। आइए सबसे पहली बात करते हैं मस्कुलर फोर्स, है ना, 2-3 टाइप। सबसे पहला आते हैं मस्कुलर। तो मस्कुलर फोर्स का मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी मसल काम करेगी, जैसे आप रन कर रहे हो तो मसल काम कर रही है, कोई सामान उठा रहे हो तो भी मसल काम कर रही है, आप ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो तो भी मसल काम कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहे हो तो भी आपका मसल काम कर रहा है, तो इसे ही बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। इजी है, सही समझना, इतना आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, फ्रिक्शन वाला समझना थोड़ा सा रहेगा। मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल का मतलब क्या होता है कि मशीन कोई काम कर रही है, बिल्कुल सही बात है, कोई मशीन काम कर रही है, जैसा कि कार का इंजन है, हथौड़ा है, स्क्रू ड्राइवर है गारा। लेकिन ये सारी चीज़ों में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, और वो क्या है कि मशीन नीड एक्सटर्नल एनर्जी। सही बात है कि मशीन अपने आप कोई काम नहीं करती। आप ये सोचो कि यार हथौड़ा जो पीट रहे हो वो अपने आप पीटा जा रहा है, बिल्कुल गलत है। तो अगर मैं कहूँ इस क्वेश्चन में दो चीज़ है, समझिएगा बहुत ध्यान से, इसमें दो चीज़ है ना, एकदम बारीकी समझिए। एक तो क्या है यहाँ कि जब आपने यहाँ पे जो हथौड़ा पकड़ा है तो हथौड़े पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो आपने कहा कि सर यहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं, यानी एक मस्कुलर फोर्स भी लग रहा है ना, मस्कुलर फोर्स भी लग रहा है। सर यहाँ पे जब कोई ये तो सर ना, हम तो डायरेक्ट पीट नहीं रहे हैं, तो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, तो हमने कहा सर स्कील पे हमारी वजह से इनडायरेक्ट फोर्स लग रहा है, हमारे हाथ की वजह से, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स हो जाएगा, यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैकेनिकल फोर्स, लेकिन यहाँ पे मस्कुलर फोर्स। ये आपको समझ में, स्क्रू ड्राइवर वाला केस भी ऐसे ही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं, फ्रिक्शन का एक पूरा चैप्टर ही है, इसलिए इसको बहुत वीआईपी कर लो कि फ्रिक्शन फोर्स हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स अगर मैं कहूँ, एक सिंपल सी बात है, एक वर्ड आपको याद रखना है, मैंने क्लास में भी बोला है, रुकावट, है ना। फ्रिक्शन चैप्टर ही पूरा पढ़ना है तो मसला ही नहीं है, लेकिन अभी के लिए रुकावट, कि यार आप चलना चाहते हो लेकिन कोई आपको रोक रहा है, तो उसे ही क्या बोल देंगे, फ्रिक्शन फोर्स लेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल आपको दिख रहा है, ये लड़का आगे की तरफ इसको पुश कर रहा है, तो अगर ये लड़का आगे की तरफ इसको पुश कर रहा है तो पुश करने की वजह से कहाँ जाएगा वो, आगे, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इस पर, पीछे की तरफ लगेगा, तभी थोड़ी देर के बाद तभी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पहला। दूसरा, इफ़ देर इज़ नो कॉन्टीन्यूअस फोर्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन एंड स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन। मतलब क्या है कि आप थोड़ी देर तक किसी चीज़ को धक्का दे दो, थोड़ी देर तक धक्का दे दो, तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा चलेगा, हमेशा नहीं चलेगा, थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा, क्यों, ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो ये स्टॉप ड्यू टू द फ्रिक्शन, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है ना। जैसा कि जब तक आप साइकिल को चलाते हो, पैडल मारते हो, तब तक चलती है, थोड़ी देर के बाद रुक जाती है, इसका मतलब यही होगा कि कोई चीज़ उसको रोक रही है, तो ज़मीन का जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से ये रुक जाएगा। वेन यू स्विच ऑन अ सीलिंग फैन, कि जब आप फैन को ऑन करते हो, इसकी स्पीड क्या रहती है, शुरू में स्लो होती है, थोड़ी देर के बाद स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद इसलिए बढ़ती है कि फ्रिक्शन क्या होगा भाई, शुरू में फ्रिक्शन उसको चाहेगा कि ना जाए, नाचे, लेकिन जैसे जैसे आपको टाइम होता जाएगा वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर देगा और उसकी वजह से क्या होगा, मूव करने लगेगा, है ना। धीरे धीरे फ्रिक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे काम की। अगला, फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सबसे, इट ऑकर ओनली, ये समझना, ओनली व्हेन टू सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट, यानी कोई चीज़ अगर हवा में है तो फ्रिक्शन, हवा का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि हवा में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, हवा में देखो मैंने इसलिए एग्जांपल यहाँ पे डाल दिया, उसको एयर रेजिस्टेंस बोलेंगे, पानी में भी, है ना। लेकिन एक बात को समझिएगा कि अगर कोई चीज़ आपस में कॉन्टैक्ट में है ना, गर्मी बहुत है, चलिए, अगर कोई चीज़ कांटेक्ट में है ना, कांटेक्ट मतलब क्या है, मैं हल्का सा बताता हूँ आपको, एक ब्लॉक बन, ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, वेट एक मिनट, हाँ देखिए, ये एक मैंने क्या बनाया, ब्लॉक, ठीक है सर, आपने ब्लॉक बनाया और उसके बाद साथ में मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे ज़मीन, है ना। अब ये ब्लॉक है और ये ज़मीन है, दोनों में समझिएगा बहुत ध्यान से बात, देखो ये दोनों आपस में यहाँ पे क्या है, कांटेक्ट में है ना, यहाँ पे दोनों आप देखो ध्यान से, ये दोनों आपस में क्या, यहाँ पे कांटेक्ट में है। अब अगर ये दोनों आपस में यहाँ पे कांटेक्ट में हैं तो पहले चीज़ फोर्स कौन सा हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया। अब इन दोनों को जब आप जूम करोगे, तो आपको ये समझ में आएगा
कि ये जो ब्लॉक था ना उसकी कुछ सरफेस ऐसे 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 उठी हुई थी, ये जो ग्राउंड है इसकी भी सरफेस ऐसे ऐसे थोड़ा सा क्या होती है, रफ होती है, इसे बोला जाता है रफ सरफेस। क्या बोला जाता है, ऊबड़ खाबड़ यानी रफ सरफेस। अब दोनों जब ऊबड़ खाबड़ हैं तो ये आपस में क्या कर जाते हैं, एक दूसरे में ओवरलैप कर जाते हैं, जैसे दोनों उंगलियां तो ओवरलैप कर जाएंगे, रफ हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ओवरलैप की वजह से रुकावट होगा। इसीलिए क्या होता है कि आप जब कोई चीज़ मूव करवाते हो तो क्या करवाते हो, उस पर रुकावट होती है। तो अच्छा, इसका मतलब क्या है सर कि अगर 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 यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर देता हूँ, अगर कोई सरफेस, इसका मतलब आप ये बताना चाहते हैं अगर कोई सरफेस स्मूथ होगी, एकदम प्लेन होगी, एकदम स्मूथ होगी, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही होगा कि इसमें फ्रिक्शन यानी रुकावट नहीं होगी। तो इसमें फ्रिक्शन या रुकावट नहीं होगी। तो जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तब आपको ये बात पता चलेगी कि जहाँ कहीं भी लिखा होता है स्मूथ, यानी वो बताना चाहता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब बात समझ में आ गई आपको? ओके, चलिए, तो ये बात आपको, जैसे कि आप ज़मीन पे चलते हो, अभी हमने एग्जांपल आपको बताया कि जब आप ज़मीन पे चलते हो, है ना, तो अगर फ्रिक्शन ना हो, ज़मीन पे आप चल रहे हो, पेंसिल से लिख रहे हो, है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फ्रिक्शन की वजह से होती हैं। आइए इसको बहुत डिटेल में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। वाई वॉकिंग नीड फ्रिक्शन, कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल क्यों नहीं पाएंगे, ऐसा बहुत टीचर आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, व्हेन वी वॉक पुश द ग्राउंड, वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड। सही बात है, जब आप चलते हैं तो आप पुश करते हैं कहाँ की तरफ, पीछे की तरफ। थैंक्स टू फ्रिक्शन द ग्राउंड पुश अस फॉरवर्ड इन रिटर्न, ग्राउंड भी हमें कहाँ पुश करता है, आगे की तरफ। यानी कुल मिला जुला के कहानी ये हुई कि आपके पैर ने पुश किया इस तरफ, है ना, ग्राउंड को, आपके पैर ने, आपके, है ना, पैर, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये जो हमारा पैर है इसने ज़मीन को पुश किया इस तरफ, है ना, ये ग्राउंड है। तो ये आपने ग्राउंड को पुश किया, बदले में ग्राउंड ने भी आपको फोर्स कहाँ लगाया, इस तरफ, है ना। तो पैर ने इस तरफ लगाया और ये जो ग्राउंड है इसने फोर्स कहाँ लगाया, इस तरफ लगाया, और तभी आप आराम से पकड़ बैठी और आप चल पाए, है ना। फ्रिक्शन, फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ। इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, जैसा कि ऑयल है ज़मीन पे, है ना, ज़मीन पे ऑयल है, तो ये सारी चीज़ तो आप कभी भी चल नहीं पाएंगे। तो यानी कुल मिला जुला के क्या होता है, फ्रिक्शन आपको ग्रिप प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन आपको ग्रिप प्रोवाइड करता है। इसीलिए जो फिसली चप्पल होती है, आप कभी भी देखो जो चप्पल एकदम घिस जाती है, पूरी की पूरी चप्पल एकदम क्या हो जाती है, घिस जाती है, तो आप हमेशा गिरने की कगार पे रहते हो। क्योंकि अगर चप्पल घिस गई है तो फ्रिक्शन नहीं आता है, और अगर फ्रिक्शन नहीं आएगा तो ग्रिप नहीं बनेगी, और अगर ग्रिप नहीं बनेगी तो आप फिसल जाते हो। ऐसे ही केले के छिलके पे आप फिसल जाते हो, उसका रीज़न यही होता है कि वो इतना स्मूथ होता है, चिकनाहट होती है कि उसकी वजह से फ्रिक्शन लगा ही नहीं, तो आप धड़ाम से क्या हो जाते हो, गिर जाते हो, है ना। आप इस तरीके से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये सारे एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, अप्लाई। ब्रेक भी क्या प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, तभी टायर धीरे धीरे क्या होने लगता है, घिसने लगता है। तो ये आपको पूरा फ्रिक्शन डिटेल में मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अभी तक आप लोगों ने जो भी चीज़ देखी वहाँ एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ना, कॉन्टैक्ट का मतलब टच करवा रहे हैं चीज़ों को एक दूसरे से, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब डू नॉट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट, इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए होता है। अब एग्जांपल समझते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल पहला, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट आपने क्लास 6 और 7 में भी पढ़ा होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, सबसे पहली बात कि भाई मैग्नेट किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेट क्या करता है, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है। तो आपको पहला ये समझना है कि इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो ये अट्रैक्शन का भी फोर्स हो सकता है और साथ में रिपल्शन का भी फोर्स हो सकता है ना। ये बात आपको ध्यान देनी। जैसे टू मैग्नेट हैं, या मैग्नेट या आयरन ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मैग्नेट हर चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करेगा। मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक चीज़ को अट्रैक्ट करेगा ना। तो ये आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। तो मैं पूरी बातें बता रहा हूँ, कोई भी बात ना छूटे, है ना। चलिए, एक्ट विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सही बात है। कैन अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट लाइका, तो ये आपको भी ध्यान देना है कि आयरन ऑब्जेक्ट को, है ना, अट्रैक्ट करता है। यानी कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। पहली बात तो ये हो गई, है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी बात ये आ गई है कि अगर दो मैग्नेट हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना टू मैग्नेट, कि ये दो मैग्नेट भी आपस में अट्रैक्ट या रिपल कर सकते हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा कि मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं। कितने होते हैं, दो पोल। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, मैग्नेट के अंदर क्या होते हैं, दो पोल।
है ना, मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं। एक पोल कौन सा होता है, नॉर्थ, और एक पोल कौन सा होता है, साउथ पोल होता है। और सबको पता होता है साउथ साउथ रिपेल करता है, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, यानी सिमिलर पोल क्या करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट। ये बात है ना, ये भी बता दिया मैंने पूरा आपको। सबको पता है अर्थ के अंदर भी एक बड़ा सा मैग्नेट माना जाता है, तभी अर्थ चीज़ों को भी अट्रैक्ट करती है, तो ये भी माना जाता है। इस चीज़ का नाम आपने सुना होगा, ये भाई साहब है ना, इनका नाम आपने सुना होगा। इन्हें बोला जाता है बार मैग्नेट। इन्हें क्या बोला जाता है, बार मैग्नेट। आप डिटेल में सुन के आए हैं, तो मैं बस खाली चीज़ें बता रहा हूँ। बार मैग्नेट है ना, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आप देखेंगे ये लाइन बाहर जो है, बाहर नॉर्थ से साउथ ऐसे गोला गोला जाती है। आपने अच्छे से पढ़ा, तो हर चीज़ में छोटी छोटी बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल चलना है भाई। ये फिजिक्स है, इसमें आप जितना समझेंगे आगे उतना ही आसान होगा। दूसरा, इसका नाम आप सब जानते होंगे, बताइए क्या नाम है। इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या नाम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी ये जो मैग्नेट बना है वो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, ये बैटरी, यानी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। कि जैसे ही आप बैटरी लगाते हैं तो ये जो कील है वो मैग्नेट बन जाती है, और ये चीज़ों को क्या करने लगती है, देखो ये अट्रैक्ट, क्या कर रही है, अट्रैक्ट। यानी एक नॉर्मल जो आपके पास कील होती है वो तो अट्रैक्ट नहीं करती है, होने की बात है, अट्रैक्ट नहीं करती है। जैसे ही उसकी तरफ आपने क्या लगा दिया है, वायर, तो वायर से क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वायर से क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या बन जाता है, मैग्नेट, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए, पहला फोर्स हो गया। अब दूसरे फोर्स की तरफ आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पे पूरा चैप्टर आने वाला है आपका क्लास 9th में, इसीलिए ऐसी चीज़ों को मैं हमेशा मार्क करवा देता हूँ VIP, है ना। ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपको, चलिए समझते हैं। पहले इन दादा को समझ लेते हैं। ये दद्दा क्या दिए हुए हैं, इन दद्दा को समझ लीजिए। ये दद्दा आपको दिख रहा होगा कि आपने कहानी सुनी होगी कि एक साइंटिस्ट थे न्यूटन साहब, जो पेड़ के नीचे बैठे थे, उन पे सेब गिर गया, पूरी कहानी, बहुत बढ़िया बढ़िया मीम बने हुए हैं, कभी दिखाऊंगा आपको। तो ये ग्रेविटेशन, यानी ये जो सेब गिरा वो नीचे की तरफ गिर रहा है। आप देख रहे हैं कि जो बॉल है वो भी कहाँ गिर रही है, छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ, है ना। कोई आदमी हवा में से पैराशूट आता है तो भी वो कहाँ गिरता है, नीचे की तरफ गिरता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हर एक चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ ही आती है। पहले इस बात को समझो कि हर एक चीज़ ऊपर की तरफ, आप एक बॉल फेंकते हो, है ना, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि एक बॉल आपको दिख रही है, इस बॉल को भी जब आप फेंकते हो तो वो कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ आ रही है। ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा क्यों होता है। तो यानी पहली चीज़ आपको समझ में आ गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, पहली चीज़ तो ये अट्रैक्ट हो रहा है, यानी नीचे की तरफ आ रहा है अभी धीरे धीरे ना, तो ये इंपॉर्टेंट बात। तो यानी आप इसको आप समझते हैं, व्हेन यू थ्रो अ बॉल अपवर्ड, जब आप कोई भी बॉल को ऊपर फेंकते हो, ये हमेशा कहाँ आती है, नीचे की तरफ। तो इसका रीज़न क्या बताएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या रीज़न हम बताएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका रीज़न है, ठीक है ना। तो यानी कि अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो ये फोर्स आप क्या है, ये आपको ध्यान देना है, नेचुरल, ये नेचुरल फोर्स आप, तो एक तो नेचुरल है, दूसरा फोर्स आप क्या है, अट्रैक्शन। किसके बीच में, एनी टू ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट। और जाहिर सी बात है, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट होगा तो उसके पास क्या होगा, मास होगा। यानी अब मिला जुला के आ गया कि कोई भी दो मास वाली चीज़ हैं, वो दूसरा एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, है ना। चलो पहले इसको समझते हैं, फिर समझते हैं कि यार ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या फ़र्क होता है ना। तो ये देखो लिखा है, ग्रेविटी इज़ लाइक एन इनविजिबल हैंड, ग्रेविटी इज़ लाइक एन इनविजिबल हैंड, है ना, कि एक इनविजिबल हैंड है जो किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ या एक दूसरे की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। सबसे अच्छा एग्जांपल एक दूसरे को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, फिर हम बात करते हैं। ये सन है, उसका भी अपना एक मास है, अर्थ है, उसका भी अपना एक क्या है, मास है, और दोनों एक दूरी पे हैं, मैंने माना r। तो अर्थ क्या कर रही है, देखो सन क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, यानी खींच रहा है अर्थ को F2 से, अर्थ भी खींच रही है सन को F1 से, यानी दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। और सबसे मज़े की बात यह है, न्यूटन साहब ने बताया कि जो F1 और F2 होगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर। थोड़ा सा आपको दर्द होगा, बट मानिए यही कॉन्सेप्ट है कि अर्थ भी जितने फोर्स से सन को खींच रही है, सन भी उतने ही फोर्स से अर्थ को खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स से खींच रहे हैं। तो इतनी बात पहली चीज़ है। फिर ये जो लाइन है ना, फार्दर और लाइटर द ऑब्जेक्ट वीकर द ग्रेविटेशनल फोर्स, आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं, इनका कहने का क्या मतलब है। समझिएगा, ये जो एक फार्मूला है ना, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, समझिए। एक फार्मूला आता है F इज इक्वल टू, है ना, G(m1 m2) अपॉन r स्क्वायर। r का मतलब वही दोनों कितनी दूरी पे हैं। अब खुद सोचो, अगर मास ज़्यादा होगा, दोनों एग्जाम्पल से समझो इसको,
एग्जाम्पल समझो, एक मास है 2 kg का, है ना, एक मास है 2 kg का, एक मास है 5 kg का। तो बताइए m1 और m2 दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। तो जब आप यहाँ पे m1 इंटू m2 करेंगे, m1 इंटू m2 यानी 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, तो जाहिर सी बात है 2 इंटू 5 आएगा 10। लेकिन मैंने एक मास लिया जो एक मास है 20 kg का, दूसरा मास है 50 kg का। तो अब जब आप m1 इंटू m2 करेंगे यानी 20 इंटू 50 करेंगे तो अब क्या आएगा, यानी आप 1000 आएगा। तो बताइए किसमें ज़्यादा है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर मास हैवी होंगे, अगर मास हैवी होगा तो सिंपल सी बात, अगर मास हैवी होगा तो उसका भी फोर्स क्या आएगा, ज़्यादा। तो आपको ये बात समझ में हो गई कि जो हैवी मास होते हैं उनका फोर्स क्या आएगा, ज़्यादा। पहली चीज़ ना, एग्जाम्पल पहला। दूसरा एग्जाम्पल, ये जो डिस्टेंस है तो आपको दिख रहा होगा डिस्टेंस क्या है, डिवाइड में हो रही है, डिस्टेंस डिवाइड में है। तो मैंने अभी माना कि मेरी डिस्टेंस है 10 मीटर, मेरी डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर। तो मैं क्या करूँगा 1/10 का स्क्वायर, अभी बस मान रहा हूँ 1/10 का स्क्वायर, तो यानी ये क्या हो गया 1/10 का स्क्वायर यानी 100। अभी मैं मान रहा हूँ कि ये 100 मीटर है, ये डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर। तो नीचे क्या आएगा 1/, बहुत को कैलकुलेशन नहीं, बहुत ईजी समझा रहा हूँ, 1/100 यानी ये क्या हो जाएगा 10 के बाद 1 2 3 4 0। खुद बताओ किस में फोर्स ज़्यादा होगा, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फोर्स क्या होगा, ज़्यादा, ये फोर्स क्या है ज़्यादा, और यानी और इसमें कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो आपको एक कंक्लूज़न मैं दे देता हूँ, एक स्टार यानी एक वीआईपी पॉइंट दे देता हूँ कि अगर फोर्स चाहिए ज़्यादा, है ना, फोर्स चाहिए क्या ज़्यादा, तो इसका दो मतलब है सिंपल, कि आपका जो मास है m वो भी क्या होना चाहिए ज़्यादा, और जो आपकी रेडियस है वो क्या होनी चाहिए कम। तो यानी आप ऐसे कर सकते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और नीचे क्या रहेगा r, है ना, कि अगर आपको फोर्स बढ़ाना है तो मास को बढ़ाना पड़ेगा, और r कहाँ है नीचे की तरफ, तो इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स और r क्या है उल्टे, r कम तो फोर्स ज़्यादा, और r ज़्यादा तो फोर्स कम। अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट आपका फिजिक्स का तो गलत नहीं होगा, है ना। तो पूरी बात है तो कितनी डिटेल में हम लोगों ने समझ लिया। तो आइए अब समझते हैं कि ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी में फ़र्क क्या होता है। ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी में क्या फ़र्क होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी में अब मैं बता रहा हूँ ना, किसी से भी जाके पूछिएगा, जो भी आपके आसपास लोग हैं, है ना, उनसे पूछिएगा ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी में फ़र्क क्या है। अब समझना, देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा, दो फोर्स एक दूसरे को, दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सर, दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसे बोला जाएगा, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जब अर्थ किसी चीज़ को अट्रैक्ट करेगी, दोनों में अंतर समझिएगा भाई, कोई भी दो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उसे बोला जाएगा क्या, कि भाई वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन जब अर्थ किसी चीज़ को अट्रैक्ट करेगी, है ना, मैं एग्जांपल इसका बनाता हूँ पहले अच्छे से समझिएगा। ये है अपनी अर्थ, ये कौन है, अपनी अर्थ है, और अर्थ के अंदर क्या है m मास है, ठीक है, मैंने माना m मास है। यहाँ पे क्या है, एक बॉल है, यहाँ पे क्या है, एक बॉल है, और बॉल का भी अपना कोई ना कोई मास होता है, मैंने माना m मास है। अब जाहिर सी बात है, अर्थ क्या करेगी इसको अपनी तरफ, अर्थ क्या करेगी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, अर्थ क्या करेगी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अच्छा ठीक है ना, तो अर्थ अपनी तरफ क्या कर रही है, इसे अट्रैक्ट। तो जब अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, तो यानी फोर्स लगा रही है ना, फोर्स। तो यहाँ फोर्स है, कौन सा फोर्स है, अट्रैक्ट करने वाला। तो इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। यानी ये ग्रेविटेशन का स्पेशल केस है, ये ग्रेविटेशन का स्पेशल कोई केस है। बात समझ में आ गई। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है, इस बात को आप वीआईपी कर लीजिएगा कि भाई दो जो सन और अर्थ के बीच में मास लग रहा है, किसी भी दो बॉल के बीच में, तो कोई जनरली, जैसे मैंने कहा ना खाना, तो अब मैंने कहा खाने में तो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन उसी खाने का स्पेशल टारगेट क्या होता है, बिरयानी या मटर पनीर, है ना। तो वही कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स एक क्या है, ओवरऑल फोर्स है दो मास के बीच का। लेकिन अगर उसी एक मास में अर्थ किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, उसे क्या बोला जाएगा, ग्रेविटी बोला जाएगा। ये पूरी डिटेल हो चुकी है, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं लास्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
है ना। लास्ट ये अपना है प्रेशर, बाद में पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब इसको समझिएगा वन बाय वन। इलेक्ट्रो का मतलब होता है क्या, चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, यानी एक ऐसा चार्ज जो क्या है, रुका हुआ है। क्योंकि सर इसका क्या मतलब है, दो समझना, हमारे घरों में जो बिजली आती है उसमें भी तो चार्ज होता है और वो मूव करती है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है पहला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, तो समझिए इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो ये अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्शन, लेकिन समझना किसके बीच में, चार्ज ऑब्जेक्ट में। किसके बीच में होता है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। अब चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये भी आपने सुना होगा कि जो चार्ज होता है या तो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होता है। और जो पॉजिटिव होता है ना, अच्छा लाइक चार्ज अभी पढ़ाया था, जैसे है ना, लाइक चीज़ें क्या करती हैं, हमेशा रिपेल करती हैं। प्लस प्लस क्या करेगा, रिपल, माइनस माइनस भी क्या करेगा, रिपल, और प्लस माइनस क्या करेंगे, यानी अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अनलाइक वाले अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव है ना। चल पहला, अब समझना ये चार्ज आया कहाँ से। तो आपने हो सकता है बचपन में ये देखो, ये क्लास 7th में आप पढ़ने, 7th में तो पढ़ा होगा, फिर से एटम, एटम आपने नाम सुना होगा। एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ये जो साइड साइड में आपको पीला पीला दिख रहा है, घूम रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। बीच में न्यूक्लियस होता है जहाँ प्रोटॉन होता है जिस पे पी यानी प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन यानी माइनस चार्ज होता है, कुल मिला जुला के। अब खुद सोचो है ना, यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखता हूँ ताकि आपका काम लोहा हो जाए, कि इलेक्ट्रॉन के जो नंबर होते हैं इज इक्वल टू प्रोटॉन, कि जितना माइनस, देखो जितना माइनस उतना ही क्या होगा, प्लस। इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, यानी कोई चार्ज नहीं है ना भाई। देखो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, यानी जो चार्ज क्या हो गया है ना, चार्ज क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है कि ये हमेशा जनरली, नॉर्मली का मतलब ओवरऑल, ऐसे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन है ना, तो जितना प्लस उतना ही माइनस, यानी इसे क्या हो गया, न्यूट्रल। तो अब मुद्दा ये होता है कि फिर फोर्स, चार्ज आया कहाँ से। तो चार्ज के कई सारे तरीके होते हैं। हमारे यहाँ पे कौन सा चार्ज है, तो हम अपने यहाँ जो पढ़ने वाले हैं, हम अपने यहाँ जो पढ़ने वाले हैं उस हम बात करते हैं रबिंग, है ना। हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले, किसकी वजह से पढ़ने वाले हैं, रबिंग। और रबिंग की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन, यानी जब आप रब करोगे तो क्या आएगा, फ्रिक्शन होगा, है ना। रब करेंगे तो फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से क्या आएगा, चार्ज। क्या आएगा, चार्ज। और चार्ज की वजह से आएगी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम रुके हुए हैं, तो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई, मेरे दिमाग में अभी आया कि देखो जब आप कोई चीज़ रब करोगे तो रबिंग यानी फ्रिक्शन प्रोड्यूस, यानी उससे क्या होगा, चार्ज आएगा। अच्छा चार्ज क्यों आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा, है ना। अभी मैं आपको एक एग्जांपल करवा दे रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा, पहले इसको समझ लीजिए। चलिए एग्जांपल ही समझा देता हूँ, है ना, समझना। मैंने कहा कि देखो यार, एक मैंने इसके अंदर था 10 इलेक्ट्रॉन और साथ में कितने प्रोटॉन थे, 10 प्रोटॉन, है ना, ये इतना था, ठीक है। इसके अंदर मैंने कहा कि इसके अंदर भी था 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, ठीक है सर, इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे। तो अभी कुछ भी नहीं है, इस पे भी चार्ज। अच्छा चार्ज कैसे हम करते हैं, इस पे भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे चार्ज। ये बात समझिए, चार्ज क्या है, ज़ीरो भाई, जितना प्लस उतना ही माइनस। यहाँ पे भी चार्ज कितना है, ज़ीरो, जितना प्लस और जितना माइनस। जब आपने इसको रब किया, है ना, जब आपने इसको किया रब, अच्छा एक चीज़ बहुत ध्यान ऐड कर लीजिएगा इस पॉइंट को, जब आप रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जाता है। जब आप जो है रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जाता है, रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जाता है एक जगह से दूसरी जगह। और ये अलग बात है कि कहाँ से कहाँ जाएगा, वो हमें अभी इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो रब करने की वजह से इलेक्ट्रॉन जाता है, और मैंने ये मान लिया कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गया। कितना गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया। तो अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन गया, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन चला गया, 10 में से कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 इलेक्ट्रॉन बचे। प्रोटॉन तो अभी भी कितना रहेगा, 10 रहेगा, ठीक है सर। आपने यहाँ पे जब 10 हैं पहले से थे तो 10 + 2 यानी 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे अभी भी कितना है चार्ज, प्लस वाला 10 है। अब बताइए आप, यहाँ पे नेट कितना बचा,
यहाँ पे नेट कितना बचा, 8 माइनस 10 प्लस, यानी 2 प्लस बच गया, 2 प्लस क्या हो चुका है, बच चुका है। यहाँ पे क्या हो गया है, 12 माइनस है 10 प्लस है, यानी यहाँ पे 2 माइनस आ गया। अब देखो पहले दोनों पे कोई चार्ज नहीं था, आज इस पर 2 प्लस है और 2 माइनस है। अब बताओ ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेगा, आ गया ना चार्ज। यानी रबिंग की वजह से क्या आता है, चार्ज आता है। रबिंग की वजह से क्या आता है, चार्ज आता है। अब आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 पूरे एक्सपेरिमेंट को समझ लो, है ना। ये कॉम वाला एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, हर फेमस एक्सपेरिमेंट को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। चलिए पहला कि जब आप रब करते हो कोई भी चीज़, तो रबिंग द कॉम चार्ज, रब करने की वजह से चार्ज हो जाता है विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, भी बताया ना। तो कॉम निगेटिव चार्ज, कुछ लोग कहेंगे सर निगेटिव ही क्यों आया, तो भाई ये चीज़ें नेचुरल हैं, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें होती हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द वर्क फंक्शन होता है जो हमें अभी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना। तो निगेटिव चार्ज आया। द पेपर बिट आर न्यूट्रल, सही बात है, जो पेपर होता है, पेपर बिट यानी पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा, वो न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन अच्छा, कोई चार्ज ना होने का मतलब क्या है, समझना बहुत ध्यान से, इस पॉइंट को समझना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। भाई इस पर भी चार्ज क्या है, जीरो। तो इसका मतलब यह है कि जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस होगा। जाहिर सी बात है, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। तो इसने क्या किया है कि इस पे तो माइनस चार्ज आया है, तो उसके प्लस वाले को अट्रैक्ट कर लिया है। तो इनविजिबल यानी पुलिंग फोर्स है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा बहुत ज़्यादा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हल्का सा आपको समझाता हूँ, फिर आगे भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे मेरे पास एक रॉड है, समझिएगा, मेरे पास एक रॉड है जो प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है, ठीक है ना। और ये एक्सपेरिमेंट क्लास 12th के अंदर है, बट यहाँ समझा देता हूँ चीज़ें समझ में। और इसके अंदर देखो समझना, 2 प्लस है 2 माइनस है। तो बताओ इस पे जो चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज है, इस पे तो प्लस चार्ज है, इस पे चार्ज कितना है, 0। भाई जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस। लेकिन जैसे ही ये पास में लेके आते हैं, जैसे ही पास में लेके आते हैं, अब समझिएगा तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। इस पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, जैसे ही और पास में लेकर आते हैं, थोड़ा सा और पास कर देता हूँ, जैसे ही और पास में लेके आता हूँ, अब जानते हो क्या होता है, अब ये होता है प्लस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस को, और प्लस कहाँ चला जाएगा, दूर। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्लस वाला क्या करेगा, माइनस को अट्रैक्ट कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, और इसको क्या कर दिया, प्लस प्लस को क्या कर दिया, रेपेल, है ना, क्या कर दिया, रेपेल कर दिया। हाँ सर बात तो सही है आपकी। इस तरीके से अब अगर किसी भी तरीके से समझिएगा, अगर मैं किसी भी तरीके से इस प्लस को हटा दूं, इस प्लस को क्या कर दूं, हटा दूं, है ना, इस प्लस को हटा दूं, तो बताइए क्या चार्ज बचा रह जाएगा, तो यानी क्या चार्ज बच जाएगा, इस पे माइनस चार्ज बच जाएगा। देखो पहले चार्ज कितना था, 0, यानी जितना प्लस उतना ही माइनस था, तो इतनी नेट चार्ज कितना है, 0। आज कौन सा चार्ज आ चुका है, निगेटिव चार्ज आ चुका है। तो क्लास 12 का एक्सपेरिमेंट है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ ईजी तरीके से। कुछ लोग कहेंगे सर कैसे हटाएंगे आप, तरीके होते हैं भाई, है ना, साइंस है ये। चलिए अब ये बैलून वाला केस समझो, ये बैलून वाला, कि बैलून को जब आपने रब किया, बैलून को जब आपने रब किया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। अभी मैंने बताया कि जब आप फ्रिक्शन रबिंग करेंगे तो चार्ज आएगा, है ना, फ्रिक्शन की वजह से रबिंग करने पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यानी चार्ज आएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जाएगा यानी चार्ज आएगा। तो बैलून पे आ गया है निगेटिवली चार्ज, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तभी निगेटिव चार्ज हुआ है। तो यहाँ पे एक बात आपको समझ में और आ गई, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट को, कि इलेक्ट्रॉन अगर गया, समझना, अगर इलेक्ट्रॉन गया, किसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन गया, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन आया तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा एक्सपेरिमेंट, है ना, माइनस। ओके, अब बात करते हैं आगे। अपोजिट चार्ज आर क्रिएटेड, सही बात है, एक पर भाई प्लस और एक पर माइनस चार्ज आया। यहाँ पे आप फिगर में जूम करता हूँ हल्का सा, फिगर आप ध्यान से देखिए, बाल पे प्लस चार्ज आया है और बैलून पे माइनस चार्ज आया है। बस आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरी की चीज़ें पढ़ लिए कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं, हेयर पॉजिटिव चार्ज है। अगला ये भी एक फेमस एक्सपेरिमेंट है, इसको भी देखिएगा। जब आपने रब किया होगा, वही सेम कहानी है, जब आपने रब किया होगा बैलून को हेयर पे, ऊल पे, फैब्रिक पे, बहुत सारी चीज़ें होती है एक्सपेरिमेंटल, सब पे मत रब कर देना, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें होती हैं, ये बताई गई हैं। तो बैलून के अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बैलून ने गेन किया, यानी बैलून पे माइनस चार्ज आया। तो ये बात आपको ध्यान देना है कि बैलून पे कौन सा चार्ज आएगा, हमेशा बैलून गेन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पे चार्ज निगेटिव आता है ना। तो अब खुद देखिए, वॉल के अंदर, वही मैंने बताया ना, वॉल के अंदर प्लस माइनस दोनों चार्ज होते हैं। तो वॉल के माइनस से जाके वो क्या, सॉरी, वॉल के प्लस से जाके क्या कर दिया है, उसने अट्रैक्ट कर लिया है ना, ये आप दिख रहा है ध्यान से। और प्लस प्लस आपस में रिपेल करते हैं,
और इसीलिए अब खुद सोचो, अगर मैंने ये क्लास 12 का टॉपिक आपको ना बताया होता तो आपको ये चीज़ें कभी समझ में नहीं आती कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, दीवार पे कैसे जाके अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये तरीका कि भाई दीवार पे चार्ज ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कुछ नहीं है, बस जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो अगर कोई आपसे कहे कि भाई चार्ज क्या है, ज़ीरो, यानी जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस है। तो ये आप देख सकते हैं, है ना। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, काज्ड बाय द बिल्डअप इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी पॉजिटिव या निगेटिव ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट क्रिएट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसे ही बोलते हैं, डिफिनीशन आप देख सकते हैं। तो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पेंसिल वाली भी होती है और ये कैट वाली। तो रबिंग, जब आप रब करते हो तो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है, बताया ना, फ्रिक्शन चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो ये वाला पॉइंट, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर। चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अदर थिंग, सही बात है, पेपर बिट या फर स्टिक अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, इसे ही बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, यहाँ तक पूरी चीज़ें थी। अब आप कमेंट, हर कोई, जितने भी बंदे यहाँ पे देखेंगे, हर कोई कमेंट करिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, फिजिक्स मैंने कैसा पढ़ाया, आपको सही पढ़ाया नहीं पढ़ाया, क्या मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ चीज़ों को, है ना। और इसको अपने हर दोस्तों तक शेयर करिएगा, चाहे वो आपके स्कूल में पढ़ रहे हो या दूसरी जगह के होंगे। ठीक है ना। और प्रेशर वाला टॉपिक आने वाला है। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। नोट्स बना लीजिएगा, पीडीएफ का वेट मत करिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बच्चों, तो आपका पहला टॉपिक जो फोर्स का पूरा टॉपिक था वो अच्छे तरीके से कवर हो गया। बच्चों ने कहा समझ में भी आया अच्छे तरीके से। अब आते हैं इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है, प्रेशर। बहुत जगह यूज़ होता है, तो प्रेशर को नॉर्मली जो हमें समझना है वो समझ लीजिए जितना हमारे काम का है। सबसे पहली बात करते हैं, आधे से ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है कि सर फोर्स और प्रेशर में क्या डिफरेंस है। आइए हम एकदम डिक्टो सारी बातें करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, प्रेशर क्या होता है। यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे, प्रेशर इज़ द फोर्स, है ना। पहली चीज़ फोर्स, प्रेशर फोर्स की वजह से ही आएगा। पहली चीज़ अप्लाइड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ये वर्ड सबसे काम का है, पर यूनिट एरिया। यानी आज जो आप फोर्स लगा रहे हो, इस डायग्राम में देखो, ये फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ये किसी एरिया पे लग रहा है, ये किसी एरिया पे लग रहा है। यहाँ जो इन लोगों ने बात किया है पर यूनिट एरिया, तो यूनिट एरिया का मतलब होता है वन, है ना। यूनिट का मतलब होता है वन, और एरिया होता है क्या, मीटर के अंदर, तो मीटर का स्क्वायर। ये आपको सबको पता होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 1 मीटर स्क्वायर। तो एक फोर्स का अपना फार्मूला आ गया, सॉरी प्रेशर का फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, ये होता है। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं, इसकी बात कर लेते हैं वन बाय वन। जब आप ध्यान से देखो इस फार्मूले के अंदर, मैं यही नहीं मेरे साइड में कहता हूँ, देखो ये हमेशा याद रखना कि फार्मूला बनाते कैसे हैं। देखो जैसे मैंने लिखा कि P इज इक्वल टू एफ बाई ए, यानी फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया पे लग रहा है। अच्छा, जैसे ही मैं मान लेता हूँ कि ये एरिया अपना था कितना था, 1 मीटर स्क्वायर, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, फोर्स अपान 1। कितनी वैल्यू हो जाएगी, फोर्स अपान 1। तो बताओ, तो फिर एक बार आप देख सकते हैं कि प्रेशर और फोर्स क्या होते हैं, एक ही चीज़ है। अगर ऐसे देखा जाए तो प्रेशर और फोर्स, ये ज़रूर लिख लीजिएगा नोट्स के अंदर, नोट्स यहीं साथ में बना लीजिएगा वीडियो से, ठीक है ना। पीडीएफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स ही होता है, कब, जब यूनिट एरिया की बात करते हैं। तभी देखो ध्यान से लिखा है प्रेशर इज़ द फोर्स, यानी प्रेशर ही फोर्स होता है, कब, जब यूनिट एरिया हो, है ना। अब यूनिट एरिया मान लो ना हो, 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, तो अलग वैल्यू आएगी। तो पहली चीज़ तो ये आपको देखना है। अच्छा, एक चीज़ तो ये देखना है, दूसरी चीज़ को एक बार और गौर करना है। दूसरी चीज़ को देखो, जब आप लिखते हो कि P इज इक्वल टू एफ बाई ए, है ना, और फोर्स आपका जो कांस्टेंट होता है, मैंने इसको फिक्स मान लिया कि भाई मैं 20 ही लगाऊंगा, 30 लगाऊंगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो प्रेशर आएगा वो एरिया के उल्टा आएगा। क्या आएगा, तो मैं आपको सिखाने के लिए, छोटी क्लास में सिखाने के लिए मैं इसको बोलता हूँ उल्टा। क्या बोलता हूँ, उल्टा। सर उल्टा का मतलब क्या है, उल्टा का सिर्फ एक मतलब आप समझिएगा, उल्टा का मतलब ये होता है P और A आपस में उल्टे हैं। यानी अगर आप एरिया को ज़्यादा करोगे, एरिया ज़्यादा का मतलब चौड़ा ज़्यादा है, तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर आप पतली कोई चीज़ लेते हो, पतली पेंसिल लेते हो, कीली लेते हो, शार्प नाइफ लेते हो, जिसका एरिया क्या होता है, कम, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो उल्टा होने का यही मतलब होता है ना, बात समझ में आ गई। तो उल्टा होने का ये मतलब होता है। फिर अगर हम यूनिट की बात कर लें यहाँ पे ध्यान से, अगर मान लीजिए किसी को लिखना है कि सर यूनिट क्या होता है, तो सबको पता होता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो देख लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब बात समझ में आई। अब आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं, आपको सारी चीज़ें देखो। व्हेन यूजिंग अ शार्प नाइफ, अब खुद सोचो,
शार्प का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख लो। शार्प का मतलब सर ये होता है, शार्प का मतलब ये होता है कि एरिया क्या है, कम, है ना। शार्प का मतलब ये होता है कि एरिया क्या है, कम। तो ये कम का मैं निशान ऐसे ही बनाता हूँ। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। तो लिखा है फोर्स इज अप्लाइड ओवर अ स्मॉल एरिया, बिल्कुल सही बात है, एरिया कम है, रिजल्टिंग इन हाई प्रेशर। तो इसका मतलब क्या है, एरिया कम और प्रेशर ज़्यादा। देखो जितने भी एग्जाम्पल आप पढ़ोगे। अब ब्लंट नाइफ है ना, ब्लंट नाइफ का मतलब क्या होता है कि जो चाकू तेज नहीं होता है, आगे से नोकीला नहीं होता है ना। तो ब्लंट नाइफ का मतलब एरिया इसका क्या है, ज़्यादा, तो प्रेशर क्या लगेगा, कम। तो इसीलिए वो चीज़ें अच्छे से काट नहीं पाएगा, है ना। अच्छा, जो मैंने अभी आपको बताया था वो ये था इनवर्स रिलेशनशिप, ये ना, इनवर्स रिलेशनशिप, यानी जो प्रेशर होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कब, जब आपका फोर्स क्या होता है, फिक्स, है ना। फोर्स क्या होता है, फिक्स होता है। इसीलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फॉर अ गिवन फोर्स, है ना, फॉर अ गिवन फोर्स। जैसे मैंने कहा कि 20 न्यूटन फोर्स है, 20 न्यूटन फोर्स है, तो फिर फोर्स फिक्स हो गया। तो अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया, है ना। चलिए, एप्लीकेशन का एग्जांपल क्या है, देखो शार्प टूल, अभी आपको बताया यहाँ पे, ये शार्प नाइफ है ना। यहाँ पे आप देखो स्मॉल एरिया है, ये डल नाइफ है, लार्ज एरिया है। तो शार्प टूल जितने भी होते हैं, लाइक नाइफ्स है, नीडल्स है ना, ये इसलिए पॉइंटेड होते हैं ताकि आराम से क्या हो जाएगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा। दिमाग में एक ही चीज़ रखना है, एरिया कम प्रेशर ज़्यादा, उल्टा मामला है। टायर ऑफ ट्रक्स, है ना, ट्रक्स के जो टायर होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं। रीज़न पूछा जा सकता है क्यों चौड़े होते हैं, ताकि क्या, अगर चौड़े होने का मतलब क्या है, एरिया ज़्यादा है, और एरिया ज़्यादा है तो रोड पे प्रेशर कम लगेगा, तो रोड नहीं धंसेगा। ऐसे ही ब्रिज के पिलर, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। जितने भी आप बिल्डिंग देखोगे, ब्रिज देखोगे बड़ी बड़ी, उनके जो पिलर्स होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं नीचे की तरफ, है ना। क्यों, ताकि एरिया ज़्यादा तो नीचे ग्राउंड पे प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। बात समझ में आ गई। अब आइए हम बात कर लेते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, फोर्स और प्रेशर के डिफरेंस के बारे में। देखो, जब हम फोर्स की बात करते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं, पुश या पुल करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो सिंपल वहाँ हम नॉर्मल बात करते हैं फोर्स की। लेकिन जब यही फोर्स किसी एरिया पे लगने लग जाए, दिमागी लगा, जब यही फोर्स किसी एरिया पे लगने लग जाए तो क्या होगा, उसे बोलेंगे प्रेशर। इतना दिमाग में रखना है। फोर्स का फार्मूला हमने बताया था, मास इंटू एक्सेलरेशन, और प्रेशर का फार्मूला आपके सामने आ चुका है। यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इसको अभी हमने दिखा दिया पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल आएगा, बहुत सारी अलग यूनिट होती है, धीरे धीरे आएगी। वेक्टर या स्केलर, अच्छा चलो एक एक्स्ट्रा लाइन है ये, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन भी होती है ना, जिसमें डायरेक्शन भी होती है। लेकिन इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है ना, कहीं भी लगा सकते हैं आप, ये धीरे धीरे समझना। तो कहीं ना कहीं आप इस पॉइंट को लिख भी सकते हैं और इस पॉइंट को कट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट वही है कि ये किस पे डिपेंड करता है भाई, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, फार्मूले के अंदर ही है। और यहाँ फोर्स एरिया, है ना, एरिया पे डिपेंड करता है, और फोर्स पे तो जाहिर सी बात है। अगला एग्जाम्पल, पुशिंग अ बॉक्स, लिफ्टिंग अ वेट, है ना। अब ये क्या है, देखो कटिंग विद नाइफ, जहाँ ऐसी बातें आएंगी। इफेक्ट क्या होगा, है ना, मोशन या शेप चेंज हम लोग पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें ये। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिखा हुआ है, फोर्स क्या बोलता है, फोर्स इज़ अ टोटल इफर्ट, कि आप कितना इफर्ट अप्लाई टोटल करते हो दरवाज़ा खोलने में, वेट उठाने में। प्रेशर होता है कि वो इफर्ट, है ना, ऑन अ सरफेस, यानी वो एरिया पे है, कितने एरिया पे है। तो प्रेशर का सिंपल मतलब है जो भी फोर्स आपने लगाया है वो कितने एरिया पे है। फॉर एग्जांपल, प्रेसिंग अ पिन, जब आप एक पिन लगाते हो तो आप अप्लाई फोर्स करते हो। प्रेसिंग अ पिन विद योर फिंगर अप्लाइड अ फोर्स, है ना, ये ब्लॉक है या बुक है, जो भी चीज़ें आपकी हैं उस पर आप फोर्स लगा रहे हो। लेकिन इफ़ द पेन इज शार्प, लेकिन अगर आप पिन जो है वो शार्प है तो फोर्स एक छोटे एरिया पे लगेगा, तो इसका मतलब प्रेशर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसके देख सकते हो, जो हमने फोर्स और प्रेशर को डिफ्रेंशिएट किया है, इतना ही आपको पढ़ना है। अब आगे आते हैं इन लिक्विड, भाई सिर्फ प्रेशर ऐसे नहीं, प्रेशर लिक्विड के अंदर भी लगता है। कैसे लगता है, ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th में अच्छे से पढ़ना है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, ये बहुत ध्यान, ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, सही बात है, आपने पढ़ के आए हैं क्लास 7-6 में कि लिक्विड भी किसके अंदर रखा होता है, लिक्विड रखा होता है कंटेनर के अंदर, एक बोतल के अंदर, एक जार के अंदर। तो इसके मॉलिक्यूल मूव करते हैं, है ना, और प्रेशर लगाते हैं कहाँ पे, वॉल पर। प्रेशर एक्सर्टेड इन ऑल डायरेक्शन, अच्छा इसकी डायरेक्शन सभी डायरेक्शन में होता है, किसके अंदर, सभी डायरेक्शन में होता है। एंड इंक्रीज विद डेप्थ, ये 3 पॉइंट मिला कि एक तो वॉल पे होता है,
सभी डायरेक्शन में होता है, और जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक फार्मूला आता है, मैं हमेशा क्लास 8th वालों को बता देता हूँ, अभी देखता हूँ जैसा मन करेगा। अगर एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी दी हुई है। पहला, लिक्विड प्रेशर ऑन कंटेनर वॉल, कि जो लिक्विड प्रेशर होता है वो वॉल के कंटेनर पे लगता है, तो इसकी एक्टिविटी आपको यहाँ पे दी हुई है। जैसा कि यहाँ पे बैलून, ये पूरा आपको दिख रहा है, पूरा मटेरियल, सारी चीज़ें। तो ऑब्जर्वेशन में ये देखो है कि पानी, देखोगा ध्यान से देखो, यहाँ पे वाटर का लेवल लेफ्ट वाले में कम है, तो कम फूला है ना, और यहाँ ज़्यादा है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा बैलून एक्सपेंड मोर, जैसे जैसे आप ज़्यादा वाटर ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे क्या है, बैलून ज़्यादा एक्सपेंड होता जाएगा। कंक्लूजन मिलेगा, वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बैलून, है ना, यानी वॉल पे काजिंग इट टू बल्ज। तो ये चीज़ है, पानी ज़्यादा ऐड करेंगे ज़्यादा प्रेशर होगा और उसकी वजह से वो ज़्यादा फूलेगा। पहले आपका ये हो गया। दूसरा एम क्या है, प्रेशर एट सेम हाइट। अब अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, जैसे इन लोगों ने, मैं यहाँ पे आपको एक दिखाता हूँ, इन्होंने ये कहा प्रेशर इज एक्सर्टेड इन ऑल डायरेक्शन एंड इंक्रीज विद डेप्थ। मैं यहाँ की बात करता हूँ नोट पॉइंट में, ताकि आपको ये बात समझ में आए। इन्होंने ये कहा कि जो प्रेशर होता है, इन्होंने ये कहा कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर है ना, लिक्विड की बात कर रहे हैं, वो हाइट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे। और ये जो हाइट है वो कहाँ से ली जाएगी, ऊपर से। जाहिर सी बात है भाई, डब्बा तो ऊपर से खुलेगा, कंटेनर ऊपर से खुलेगा, तो ये हाइट ऊपर से ली जाएगी, तो है ना। तो अब खुद सोचो, अगर हाइट सेम है, हाइट क्या है, सेम, तो अगर हाइट सेम है तो इसका मतलब प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाइट सेम है तो प्रेशर सेम रहेगा, है ना। तो वही यहाँ पे हमें करना है कि देखो, प्रेशर एट सेम हाइट, है ना, सेम हाइट पे प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये लिखा है, टू शो दैट लिक्विड प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, लिक्विड प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ, एट द सेम डेप्थ, जैसा कि अभी यहाँ आपको दिखाऊंगा पूरा। तो आपने क्या किया है, इस होल को सेम कर दिया है ना। ये जो आपको होल पूरा दिख रहा है, ये सेम हाइट पे है, क्योंकि ऐसे देखो, ऐसे गोलाई में जाएगा ना, ये पूरा ऐसे पूरा गोलाई में जाएगा। तो ये हाइट पूरे, जब गोलाई की बात करेंगे ना, इसको मैं सीधा मत देखना कि सर सीधा नहीं है, ये गोलाई की बात कर रहे हैं ना। जैसे देखो, ये ऊपर वाली ऐसे गोलाई है ना पूरी, तो हम गोलाई की बात कर रहे हैं पूरी, तो इसलिए आपको ध्यान देना, गोलाई की बात कर रहे हैं। तो हाइट क्या है, सेम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो ये हाइट है ऊपर, अच्छा एक चीज़ ये भी क्लियर हो जाए कि हाइट हमेशा कहाँ से ली जाती है, ऊपर से, है ना। तो हाइट क्या है, यहाँ लिख देता हूँ कि हाइट क्या है, सेम। हाइट क्या है, सेम है, तो प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर हाइट सेम है तो प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम। और अगर प्रेशर सेम रहेगा तो खुद सोचो कि जो प्रेशर होगा, है ना, तो इक्वल, देखो चारों तरफ, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ अटैक कर रहा है, यहाँ, तो ये सेम गोलाई, तो सेम दूरी तक जा रहा है। ये जब आप गोलाई की बात करोगे ऐसे, तो सेम दूरी तक जा रहा है, तो सेम, मैं लिख देता हूँ सेम दूरी तक, सेम दूरी तक, है ना। जैसे कभी आपने गौर किया होगा, है ना, मैं एग्जांपल दिलाता हूँ, आपने गौर किया होगा, जब किसी भी घर में किसी का जो टिल्लू पंप होता है, मोटर होता है, उसकी जो पाइप लगी होती है, तो अगर पाइप को नॉर्मल ऐसे वाटर जाता है, मान लो नॉर्मल आप करते हैं, तो ये मान लो ये पाइप है, ये पाइप है पूरी, है ना, ये पूरी पाइप है, यहाँ मोटर से बधी हुई है पूरी पूरी, है ना, ये पूरी मोटर से मान लो बधी हुई है। तो आप यहाँ जब ध्यान से देखोगे तो जो पानी जाता है वो मान लो यहाँ तक जाता है, पानी यहाँ तक जाता है। लेकिन जैसे ही इस पाइप को आप यहाँ आगे से थोड़ा सा दबा देते हो, है ना, आगे से ऐसे पतरा कर देते हो, पाइप थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो ये पाइप का पानी और दूर तक जाने लगता है, यानी प्रेशर ज़्यादा लग गया, एरिया कम हुआ। खुद देखो, एरिया क्या हुआ, कम, तो प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा, पानी कहाँ तक जाएगा, दूर तक जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाइट सेम है तो प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम, तो सेम दूरी तक ही पानी चारों तरफ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया एक्टिविटी है, मैंने समझा दिया। आगे, उसके बाद आगे आते हैं कि अलग अलग, अब जाहिर सी बात है कि टू शो दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज डिफरेंट एट डिफरेंट हाइट। जाहिर सी बात है भाई, हाइट चेंज तो प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा। प्रेशर चेंज, कोई रीज़न पूछेगा तो आप बताएंगे कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, हाइट चेंज तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, है ना। ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, पूरा ऑब्जर्वेशन में क्या क्या मिलेगा, सारी चीज़ें वो मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। देखिए, अलग अलग हाइट है, जैसे जैसे मैं ये कह रहा हूँ आपको कि देखो ये वाला जो होल है, अच्छा हाइट कहाँ से लेते हैं, ऊपर से, तो प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, ये तो हमने पहले ही बात कर लिया कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ की हाइट कम है ना। अच्छा, जैसे यहाँ की देखो H1, ये मैंने माना H1 हाइट पे है, ये H2 हाइट पे है और ये H3 हाइट पे है। तो आप खुद सोचो कि H1 से ज़्यादा कौन है, H2,
H2 से ज़्यादा कौन है, H3। तो इसका मतलब जो P1 प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, सॉरी कम होगा, P2, और उससे भी ज़्यादा कौन होगा, P3 होगा। तो सबसे ज़्यादा जो नीचे वाला है स्ट्रॉन्गेस्ट जेट होगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। तो हालांकि फिगर में थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि फिगर वो थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था, है ना। तो ओके, कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो, टॉप होल क्या करता है, वाटर फॉल नियरेस्ट टू द बेस, जो सबसे ज़्यादा ऊपर है। मिडिल, वाटर फार बिट फार्दर, और फार द फारदेस्ट। तो कहीं ना कहीं फिगर में थोड़ी सी मुझे लगता है मिस्टेक है। तो आप ये कह सकते हैं ये वाला जो पहला वाला है H1 वाला यहाँ गिरेगा, है ना। H2 वाला थोड़ा सा आप मान लें यहाँ गिरेगा, H3 वाला जाके थोड़ा सा यहाँ गिरेगा, है ना। तो फिगर में थोड़ा सा आप देखिएगा, फिगर ड्रॉ करने में थोड़ा सा हो जाता है ना। तो ये आप ध्यान से देखिएगा। तो जिसकी सिंपल सी बात है, प्रेशर ज़्यादा होगा वो दूर तक जाएगा। तो आपको ये चीज़ देना, प्रेशर इज़ द ग्रेटेस्ट एट द बॉटम। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि बॉटम पे हाइट सबसे ज़्यादा होती है, सबको पता है। तो इसलिए वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है, मेजरिंग द लिक्विड प्रेशर। हालांकि हमको बहुत काम का नहीं है। तो मैनोमीटर, खाली एक चीज़ आप याद रखिएगा, अ मैनोमीटर की लिक्विड प्रेशर जो होता है वो मैनोमीटर से नापा जाता है। बात समझ में आ गई सबको, ठीक है ना। इस तरीके से आला, ठीक। तो ये पूरा जो लिक्विड प्रेशर का जो मेज़र करने की एक्टिविटी है ना, इसको हम स्कूल में या क्लास में, आई मीन स्कूल में करने की कोशिश करेंगे। बट ये इसको मत लिखिएगा, ठीक है ना, इसको नोट्स में मत ऐड करिएगा। चलिए, अब गैस की बात करते हैं। गैस एक्सर्ट प्रेशर, गैस भाई देखो, लिक्विड ने भी प्रेशर एक्सर्ट किया, जाहिर सी बात है। गैस भी एक्सर्ट करती हैं प्रेशर, ये भी बात आप याद रखिए। गैस के मॉलिक्यूल भी मूव करते हैं और सभी डायरेक्शन में करते हैं, है ना। धीरे धीरे आगे आप जाके पढ़ेंगे। जैसे व्हेन टायर इज पंचर्ड, एयर लीक आउट ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा जब पंचर होता है तो हवा निकल जाती है। तो जाहिर सी बात है, गैस अंदर प्रेशर लगा रही है तो उसी की वजह से गैस निकलती है। एयर इन्फ्लेट ऑब्जेक्ट लाइक टैग, फुटबॉल एंड बैलून बाय एक्सर्टिंग प्रेशर, है ना। तो इस तरीके से ये भी देख सकते हैं, जो टायर जिनके अंदर भरी होती है वो प्रेशर की वजह से इन्फ्लेट होते हैं, ठीक। वेन वही सेम एग्जांपल दिया हुआ है, पचक जाते हैं। वेन फिल्ड विद एयर, है ना, द बैलून और टायर ट्यूब ब्लोट्स अप, इज शेप ड्यू टू द एयर प्रेशर, है ना, इट्स अ शेप। वही सेम चीज़ है कि गैस के भी अपने अपने प्रेशर होते हैं, गैस के भी अपने अपने प्रेशर होते हैं, ठीक। एक मिनट गाइस, ओके। चलिए, बात हो गई। तो सिंपल एक चीज़ आपको याद रखना है कि गैस की वजह से जो भी टायर होते हैं, ट्यूब होते हैं जिनमें हम हवा भरते हैं, वो अपना शेप ले लेते हैं, है ना, या उनके अंदर से हवा निकल जाती है, पचक जाते हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहला, जैसे हमने कहा कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स की न्यूटन होती है एरिया की मीटर स्क्वायर। तो यानी एक यूनिट क्या हो गई है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरी यूनिट क्या हो गई है आपको, पास्कल, है ना। तो ये वर्ड याद रखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, पास्कल। तो ये वाला ज़रूर आप याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा, वरना हालांकि बहुत सारी यूनिट और होती है जो हमें अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो अभी तक हमने प्रेशर पढ़ लिया, लास्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, सब क्यों ऐसा है समझिएगा। द एटमॉस्फेयर इज अ थिक एयर लेयर। ये तो सबको पता है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, एयर की एक थिक लेयर होती है। अब कुछ सोचो, फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर। अब एयर भी क्या लगाती है, अभी आपने देखा कि गैस भी प्रेशर लगाती है, फोर्स लगाती है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, जाहिर सी बात वही सेम है, बस फर्क क्या हो गया है, प्रेशर के पहले आ गया एटमॉस्फेरिक, यानी एटमॉस्फेयर जो लगाती है। की कॉन्सेप्ट क्या है, एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन एवरीथिंग। बिल्कुल, एयर जो होती है वो हर चीज़ पे प्रेशर लगाती है, चाहे वो बोतल के अंदर हो और चाहे वो एटमॉस्फेयर के अंदर हो, एट हायर एटीट्यूड। ये सबको है, देखो एट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप इस इंपॉर्टेंट करिएगा। अब खाली समझिएगा ऐसा क्यों है। देखिए, जब हायर एटीट्यूड पे जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, हायर एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, ऊंचाई पे। जब ऊंचाई पे आप जाएंगे तो ऊंचाई पे क्या होता है, मॉलिक्यूल एयर के दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा रेड्यूस एयर डेंसिटी, यानी जो एयर का, जो ऐसे समझिएगा, जो एयर का घनापन है, जो एयर के मॉलिक्यूल हैं वो जो दूर दूर हैं, तो घनापन कम है। तो घनापन कम होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या लगेगा, कम लगेगा। तो मॉलिक्यूल, सिंपल याद रखिएगा कि जो यहाँ पे आप देखेंगे फिगर को ध्यान से, यहाँ पे तो मॉलिक्यूल हैं दूर दूर, और अगर मॉलिक्यूल दूर दूर हैं इसका मतलब कम लोग रहेंगे, तो प्रेशर भी क्या लगाएंगे, कम लगाएंगे। बात समझ में, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो नीचे ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, ये भी जैसे है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होल्ड ऑब्जेक्ट,
है ना, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, है ना, कई बार चीज़ें चिपक जाती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, है ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो नीचे की तरफ से लगा रहा है। कुछ लोग कहेंगे सर ये नीचे की तरफ से कैसे लगा रहा है, भाई एटमॉस्फेयर नीचे भी तो है, ऊपर तो है ही, तो यहाँ पे कांटेक्ट कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो ऊपर से वेट लग रहा है, ये बाउल है, धीरे धीरे अभी पता चलेगा, ये यानी ग्लास है जिसमें वेट है, तो कई बार नीचे लगाओ तो वो चिपक जाता है, तो यानी नीचे की तरफ से प्रेशर लगता है। अब यहाँ दो चीज़ें देखिए, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो एक चीज़ का याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ खुली होती है, कोई भी चीज़ याद रखिएगा, अच्छा 1 एटमॉस्फेयर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी होती है जब भी कोई चीज़ खुली होती है, ओपन होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, ओपन। तो जब भी कोई भी बॉक्स या कोई भी चीज़ ओपन होती है, लिक्विड कोई भी चीज़ ओपन होती है, तो ऊपर की तरफ से क्या लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सर ये वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर होता है भाई वेपर का प्रेशर, यानी ये लिक्विड जो है जब वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसके प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो अगर आप इसको ना भी याद रखिए कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखिएगा, जब भी लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर के अंदर तो वो भी जाहिर सी बात है उड़ेगा, तो वो भी प्रेशर लगाएगा। ओके, एक्टिविटी क्या आपको ये दिया हुआ है पूरा। अच्छा ये सबसे अच्छा एग्जांपल, आप इसको तो देखते हैं, कार्ड एंड गिलास वाली एक्टिविटी है ना, क्या क्या होता है ना, इस तरीके से वी ड्रिंक थोड़ा एक्स्ट्रा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम लोग खींचते हैं। अच्छा ये चीज़ तो आप लोगों ने ये चीज़ तो आप लोगों ने देखी होगी, ऐसे चिपक जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से तो चिपकता है ना, ये बात समझ में आ गई होगी। अब एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, तो ये याद रखिएगा, रबर सकर, जिस है ना रबर सकर यही वाला आप देख रहे हैं इसको, पैराशूट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से अगेंस्ट द ग्रेविटी, अपवर्ड एयर प्रेशर, वेदर प्रेडिक्शन है ना, और बैरोमीटर है, इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है, बैरोमीटर, है ना, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चिपक जाता है, कार्ड एंड गिलास है, रबर सकर है, हम सकिंग कर सकते हैं, खींचते हैं एटमॉस्फेयर, और पैराशूट। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें, आपका ये वाला चैप्टर भी डन हो गया है ना। अब यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है ना, इसको लाइक, आप लाइक नहीं करते हो, थोड़ा सा बुरा सा लगता है, तो लाइक करिएगा। सबसे पहला कमेंट आपको समझ में आया या नहीं आया, रियली नहीं आया कोई बात नहीं, आप रियली बताइए, आप बताएंगे तभी मुझे जानकारी हो पाएगी कि कौन से टॉपिक में मुझे कमी है, मैंने एक्सप्लेन सही से नहीं किया है, मुझे भी तो सीखना है। तो आप ज़रूर टॉपिक बताइएगा कि आपको कौन सा समझ में आया, कौन सा नहीं आया। अब दूसरी चीज़ आप बताइए, जब ये हो जाए पूरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या ना करें, हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या ना करें। एक तो स्कूल लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस है भाई, स्कूल की जो बुक है उसको मुझे पूरा सॉल्व करवाना है, एक तो ये है। दूसरा मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुछ अच्छे चैप्टर, जैसे ये फोर्स प्रेशर है, यहाँ पे एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर हम दोनों के क्वेश्चन को यहाँ पे करें। तो आप बताइए इनमें से कौन सा करें, कौन सा ना करें, कमेंट जरूर।